लाइव। नमस्कार। जैसा कि हमने कहा था कि आज हम सीए आशीष नीरज जी के साथ आएंगे और आप लोग भी जुड़िए। जो टैक्स क्वेरीज हैं आप लोगों का, जो टैक्स से संबंधित जो भी आप लोगों के पास बातचीत हो, आप जानना चाहें, इसके लिए जुड़िए। तो हम आ गए हैं, उम्मीद है आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे। आशीष जी हमारे सामने, इनके बारे में थोड़ा कुछ बता दें जिससे कि आपको सवाल करने में आसानी होगी। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आशीष नीरज नाम है इनका पूरा, हमारे बिहार के मिथिलांचल के सरहद गांव में है, जो मधुबनी जिला में है। खैर, जो बहुत करीब के लोग हैं जानते होंगे, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट किया है। 2010, मतलब एक दशक हुआ इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास की, और ये गुड़गांव और द्वारका में प्रैक्टिस कर रहे हैं ये। अच्छा, एक बहुत खास बात बताने जा रहा हूँ कि जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा स्पेशल ऑडिटर के रूप में जो अपॉइंटमेंट हुए थे, उसमें ही वॉज वन ऑफ देम। इसी आशीष जी जीएसटी के द्वारा, सरकार द्वारा अपॉइंटेड ऑडिटर थे। अच्छा, और नीरज जी के जो करीबी लोग हैं, जो प्रोफेशनली जानते हैं, पर्सनली भी जानते हैं, उन सब के लिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम अभी हिंदी में बात इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी अपनी भाषा है, जो मैथिली है, जो मैथिली चैनल है, इससे इतर बहुत सारे लोग हैं जो कन्वीनियंट उनको नहीं होगा, कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे अपनी बात को रखने में, क्योंकि टैक्स से संबंधित बातें हैं। इसलिए थोड़ी सी माफी भी। और हम अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी सुविधा है हमारे लिए कि हम मैथिल लोग जितनी अच्छी अपनी भाषा बोलते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, और चूंकि स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ते हैं तो त्रिभाषीय तो हम सब हैं ही, इसलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आशीष नीरज जी को बैंक के ऑडिट का, कंपनी के ऑडिट का बहुत डिटेल अनुभव है, एक दशक का अनुभव है। नजदीक से जानने वाले आशीष नीरज जी को टैक्स बग भी कहते हैं। और मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मैं कहना बहुत ही फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि ये कर्ण कायस्थ महासभा के नेशनल सेक्रेटरी हैं। स्वागत है नीरज जी आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। जय हिंद मैथिली न्यूज पे आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ। सर, आज टैक्स से संबंधित बात करते हैं। अब जी चूंकि लाइव है तो लाइव पे जो लोग आएंगे सुनेंगे बेहतर है, नहीं तो जी ये एक यूट्यूब चैनल पे तो रहेगा। लोगों को जब भी इच्छा होगी आएंगे, सुनेंगे। और हम सब ये जो कोविड-19 के पेंडेमिक से गुजरे हैं, सरकार ने बहुत कुछ किया है। तो सरकार को धन्यवाद दें तब ना, जब हम समझें उस बात को अच्छी तरीके से। बिल्कुल। तो एक पहला सवाल तो यही है कि सर, कि दो तरह के लोग टैक्स देते हैं, जो छोटे लोगों की बात करते हैं। एक जो जिनकी सैलरी होती है हर महीने की, और जो बिजनेसमैन है। तो जो जी सैलरीड लोग हैं, जो तनख्वाह पे, वेतन पे जी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और जो बिजनेस इंडिविजुअल हैं, उनको कोरोना के कारण किस तरीके की रिबेट दी गई टैक्सेज में, इस पर थोड़ा सा डिटेल बताइए। देखिए, कोरोना के समय में बहुत लोगों का इनकम प्रभावित हुआ। मीन्स जो सैलरीड हों या बिजनेसमैन हों, सबका इनकम प्रभावित हुआ। तो सरकार के तरफ से, अपनी तरफ से सरकार ने कोशिश की कि वो ज्यादा से ज्यादा छूट दे सके और लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी आए। यानी कैश का प्रॉब्लम था, लोगों को पैसे कम आ रहे थे, तो सरकार ने अपने तरफ से कोशिशें की कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को फायदा दे सके। तो हम जब इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, तो हम्म। इंडिविजुअल्स को हम बेसिकली दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक जो सैलरीड क्लास है और एक जो व्यवसायी है। जो सैलरीड हैं उनको इनकम टैक्स में और इनकम टैक्स से रिलेटेड चीजों में गवर्नमेंट ने काफी कुछ छूट दिया। पहले मैं सैलरीड की बात करूंगा। जब भी एक 80C का डिडक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारी मेरी इनकम 7 लाख रुपए है और इंडिया में 5 लाख तक अभी टैक्स फ्री है। तो सरकार कहती है कि आपने 80C में जो डिडक्शन की, जो इन्वेस्टमेंट किया है, सपोज LIC में या बच्चों के स्कूल फी में, आपका होम लोन का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, ये सब कहती है कि आपने 31 मार्च तक जो भी इन्वेस्ट किया है, आप
उसका 1.5 लाख तक का मैक्सिमम आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरा 7 लाख रुपए का इनकम था और 1.5 लाख का डिडक्शन मिल गया मुझे, तो फिर मुझे 550 पे ही टैक्स देना है और 5 लाख एग्जेम्प्ट है, तो 50,000 पे टैक्स देना है। लेकिन इसके लिए सरकार ने एक डेट निर्धारित किया हुआ है कि आपने वो इन्वेस्टमेंट 31 मार्च तक किया हो। लेकिन कोरोना फरवरी में ही मतलब जनवरी लास्ट से ही आ गया था और फरवरी से स्थिति भयावह हो गई। तो सरकार ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी छूट थी। सरकार ने कहा कि वैसे तो हमारा ड्यू डेट, हम जो इन्वेस्टमेंट अलाउ करते थे फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, वो 31 मार्च तक का अलाउ करते, मगर इस केस में हम आपको 31 जुलाई तक अलाउ करेंगे। यानी 19-20 का इन्वेस्टमेंट अगर आपका मान लीजिए, हो सकता है आपके साथ हुआ हो या किसी के साथ हो सकता है कि आपको LIC प्रीमियम जो है मार्च में ड्यू होता था, बट कोरोना के चलते आपका इनकम प्रभावित हो गया और आप वो पे नहीं कर पाए मार्च में, या काफी सारी ऐसे केसेज हो सकते हैं। तो सरकार ने उस मार्च की अवधि को बढ़ा के जुलाई कर दिया। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो 31 मार्च तक का इन्वेस्टमेंट होना था, वो अगर इस साल आपने 31 जुलाई तक भी किया है, तो उसको भी आप लास्ट ईयर के डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका ये उस मान लीजिए जो अभी मैंने पहले एग्जांपल दिया था, वहां पे अगर मान लीजिए 1.5 लाख का डिडक्शन अलाउ था और मान लीजिए 50,000 का इंस्टॉलमेंट मार्च में आप नहीं पे कर पाते कोविड नॉर्मल केस में, तो आपको 1 लाख का ही डिडक्शन मिलता। और आपको 1 लाख पे यानी 7 लाख में 1 लाख का डिडक्शन मिलता, तो 6 लाख आपका इनकम होता, 5 लाख तक एग्जेम्प्ट होता, आपको 1 लाख पे टैक्स देना पड़ता। बट यहाँ सरकार ने आपको छूट दे दी कि नहीं, आप 31 मार्च की जगह 31 जुलाई तक भी अगर वो एडिशनल पे कर देते हैं तो हम आपको छूट दे देंगे। तो तो इसके छूट चलते जी छूट क्या हुआ? पैसे तो देने ही है, 2 महीने की छूट। नहीं, हाँ, यहाँ पे समय का छूट बहुत बड़ा मैटर होता है। क्योंकि अगर आपका एक दिन भी, एक 31 मार्च की जगह 1 अप्रैल को भी आपने इन्वेस्ट किया होता वो पैसा, तो आपको, क्योंकि वो तो पैसा आपका ही है, LIC में आप जमा कर रहे हैं, वो पैसा आपका है, बट सरकार उस पर छूट देती थी, यानी समय का छूट देती थी। लेकिन यहाँ पे आपको सरकार ने 4 महीने का अलग से समय दिया कि हाँ, आप उसको लेट से भी पे कर रहे हैं, तो उसके चलते हम आपको पिछले साल में उस पर इनकम टैक्स में छूट देंगे। इनका अगर वो मान लीजिए कि आपका 1 लाख पे अगर मान लीजिए 10% का डिडक्शन मिलता है, अगर आपको वो छूट नहीं मिलता, तो फिर आपका जो भी डिडक्शन है उस पर 10% टैक्स लग जाता। अगर आप 20% ब्रैकेट में है तो 20% टैक्स लग जाता, क्योंकि आप अगर आपकी टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ पे 80C के डिडक्शन लिमिट को सिर्फ सरकार ने बढ़ाया, इससे आपका टैक्स का छूट आपको मिला। दिस इज फॉर सैलरीड। दिस इज फॉर सैलरीड और बिजनेसमैन बोथ, क्योंकि 80C का डिडक्शन सारे लोग लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, आपका जो भी इनकम होता है उस अच्छा, पर जैसे सरकार। कि जो छूट की बात थी, ये अभी मैं देख रहा था कि जो लोन लिया ना लोगों ने, जो जैसे 31 मार्च तक तो हमें इन IT रिटर्न भी भरना होता है। बिल्कुल उसकी बिल्कुल तारीख सुने की दिसंबर तक हो गई है। बिल्कुल, ये अगला मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी जी, हाँ। अगला मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हम्म, जो इनकम टैक्स का ड्यू डेट होता है, वो हम्म, सैलरीड इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई होता है। ठीक है, 31 जुलाई होता है। बट इस बार कोरोना के चलते सरकार ने पहले उस डेट को बढ़ा के 30 नवंबर किया था और अब हम्म, 31 दिसंबर कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सटेंशन है, क्योंकि इससे आपको जुलाई के बाद 5 महीने एक्स्ट्रा मिल गए, जिस जब आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको लेट फाइलिंग पेनल्टी होती है, अगर आप 31 जुलाई के बाद पे करते तो आपको 1000, अगर आपका 5 लाख तक का इनकम है तो 1000 का फाइन लगता, 5 लाख से ऊपर इनकम है तो 5000 का फाइन लगता। बट वो दिसंबर तक उन्होंने वो पूरा डेट एक्सटेंड कर दिया, जिससे आपका फाइन बच गया। एक और जो सैलरीड क्लास को गवर्नमेंट ने छूट दिया हम्म, कि जो आपका EPF कटता है, मीन्स आपके सैलरी से PF कटता है, हम्म, नॉर्मली वो 12% कटता है, हम्म, लेकिन सरकार ने उसको घटा के 10% कर दिया। हम्म, तो जब ये 10% कर दिया, तो हम्म, आपकी जो इन हैंड सैलरी है हर मंथ, वो वो बढ़ बढ़ गई। गई। जी। फिर एक और चीज गवर्नमेंट ने किया था कि जिन ऐसी कंपनी जिसमें 100 से ज्यादा एम्प्लॉय नहीं है, यानी छोटी कंपनीज हैं, तो वहां पे अगर 15,000 से नीचे आपका मीन्स सैलरी है, तो वैसे लोगों का पूरा
पीएफ जो है गवर्नमेंट ने माफ कर दिया था, वो क्या गवर्नमेंट ने किया था कि वो गवर्नमेंट खुद अपने पॉकेट से देगी। तो इसके चलते क्या हो गया कि आपकी वैसे लोगों का इन हैंड सैलरी और बढ़ गया, जिनकी 15,000 मतलब से कि नीचे। 15,000 तनख्वाह तक जिनकी थी, जी उनका जो उसमें 10% 1,500 रुपए कटने थे, वो जी जी सरकार दे रही है। और जो बिल्कुल सरकार देती थी 1,500 ऑलरेडी, वो जुड़ के हम्म उनका हम्म, 3,000 सरकार जमा खर्च करेगी इस कोरोना बिल्कुल पीरियड में। हाँ, दैट्स कोरोना वेरी पीरियड में। जी गुड। जी। ये तो एक ये सवाल तो था जी जी कि ये कंपनी एक्ट के तहत जो छूट मिला है, तो आपने जो भी बताया वो बिजनेस इंडिविजुअल के बारे में और जी सैलरीड इंडिविजुअल के बारे में, कि उनको हम्म, कुछ महीनों की छूट मिली टैक्स जी जी जमा करने में। जी और जी जी आईटी रिटर्न भरने में 6 महीने की छूट मिल गई, मार्च से लेकर दिसंबर तक 7 महीने की जी छूट जी मिल गई। जी और ये भी आपने बताया कि जो लो मतलब मिनिमम सैलरी वाले हैं, 15,000 तक के हैं, उनकी सरकार दे रही है, उनका उनको पूरा का हाँ, पूरा लेकिन सैलरी उनको उसमें मिल एक रहा दो है। कंडीशन गवर्नमेंट ने रखा है कि उस हाँ वो जो कंपनी होनी चाहिए उसमें 100 से ज्यादा एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। हाँ यानी ये हाँ, बड़ी ठीक है। कंपनीज को नहीं, छोटी कंपनीज पे ये लागू हो रहा दैट्स ग्रेट। अब है कि कंपनी एक्ट के तहत किस तरह का छूट मिला है, है। देखिए, कंपनी एक्ट के तहत और इसमें भी कैसे जो, लोग आते हैं? हाँ देखिए, मैं कंपनीज एक्ट पे चलिए मैं बिजनेस वाले पे आने वाला था, पहले मैं कंपनीज एक्ट पे बता देता हूँ। कंपनीज एक्ट नॉर्मली ये होता है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करते हैं हम्म, या लिमिटेड कंपनी फॉर्म करते हैं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो उसको हम लोग कंपनीज एक्ट वाली की कंपनी कहते हैं, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉर्मली अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल बिजनेसमैन है तो वो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करता है और जीएसटी का रिटर्न फाइल करता है। बट जो कंपनीज हैं, कंपनी एक्ट में आती हैं, उनको प्राइवेट लिमिटेड का एमसीए के रिटर्न्स भी फाइल करने होते हैं। वहां पे और वहां पे बोर्ड मीटिंग करना होता है, बहुत सारी चीजों। जी, एमसीए समझाइए तो। एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो अब जैसे वहां पे क्या क्या छूट दी, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कोई कंपनी है तो आपको 30 सितंबर तक अपनी एनुअल जनरल मीटिंग पिछले साल की, यानी अगर 19-20 है तो 30 सितंबर 2020 तक आपको एनुअल जनरल मीटिंग करना जरूरी होता है। ठीक है, यानी कि आपका बैलेंस शीट वगैरह 30 सितंबर से पहले फाइल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ काफी दिक्कतें आ रही हैं, तो उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दिया। डेट एक्सटेंड कर दिया तो इससे बहुत फायदे हुए आपको। टैक्स जो है, पिछले साल का टैक्स अगर 30 सितंबर तक पे करना था, उसके जगह गवर्नमेंट ने बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिया। दूसरा, पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत कंपनीज होती हैं, उनको बोर्ड मीटिंग्स करने जरूरी होते हैं, यानी साल में कम से कम 4 मीटिंग जो है उनके बोर्ड मेंबर्स का होना चाहिए। बट नॉर्मली पहले वो था कि वो फिजिकल मीटिंग्स होती थी। यहाँ गवर्नमेंट ने कोविड के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो अपने एक्ट में लाके चेंज कर दिया कि आप अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कर ले रहे हैं तो इस कोविड टाइम में उस मीटिंग को हम मीटिंग वैलिड मीटिंग मानेंगे। दैट शुड बी इनरोल्ड इन पेपर, मतलब हाँ, या फिर। या हाँ, उसका मेंशन होना चाहिए कि हमने इस डेट को बोर्ड मीटिंग की है। और फिर आपको एक बहुत अच्छा प्राइवेट लिमिटेड के केस में एक और बहुत बड़ा छूट दिया गवर्नमेंट ने। मीन्स पहले क्या हो जाता था कि जैसे मान लीजिए आपने 3-4 साल से अपनी कंपनी के रिटर्न नहीं फाइल किए हैं, तो उसका जो लेट फाइन था वो लाखों में आ जाता था। मीन्स काफी हेवी पेनल्टी थी। तो एक सरकार ने फ्रेश स्टार्ट स्कीम लाई, यानी उस फ्रेश स्टार्ट स्कीम में गवर्नमेंट ने कहा कि इस पीरियड में आप जो भी पुरानी कंपनी का आपका 5 साल से रिटर्न, 4 साल से रिटर्न आपका, या 5-4 साल से आपने बैलेंस शीट नहीं फाइल किया है, उन सबको आप रेगुलराइज कर रहे हैं, तो आप कर दीजिए, हम आपसे कोई लेट फाइन नहीं लेंगे। तो ये फ्रेश स्टार्ट स्कीम एक गवर्नमेंट लाई और उसको 31 मार्च तक जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गवर्नमेंट ने। तब एक बात और हो सकती है ना, जब आप फ्रेश स्टार्ट करेंगे और कोई लेट फाइन नहीं लगेगा, तो हमने 4 साल से कंपनी चलाई नहीं है, इसका मतलब हम हम्म, चलाने लायक नहीं है, तो क्या हम हम्म, बिना फाइन के बंद भी करा सकते हैं उसको? बिल्कुल बिल्कुल वही चीज मैं बोल रहा हूँ। हम्म, आपको अगर आपकी आप कंपनी आपने 5-4 साल पहले रजिस्टर करवा ली थी,
बट आपने काम नहीं किया तो आपका फाइलिंग नहीं हो रहा था, लेकिन एक्चुअल एज पर लॉ तो आपको पहले फाइल करना था फिर बंद करना था। लेकिन अगर 4 साल से नहीं किया तो लोग को लगता था कि इसमें तो अभी मैं करूंगा तो 50,000, 60,000, लाखों रुपए, काफी लाखों लाख लोग फाइन भरते थे, या तो खुद से फाइन भरते थे या जब नोटिस आता था तब फाइन भरते थे। यहाँ फ्रेश स्टार्ट स्कीम में गवर्नमेंट ने ये छूट दी और उस छूट को 31 दिसंबर तक एक्सटेंड किया, क्योंकि आपकी कोई भी पुरानी कंपनीज है, इनका कोई भी चीज पेंडिंग है, आप फाइल कीजिए इस पीरियड में, हमसे कॉन्डोनेशन का एक रिक्वेस्ट डालिए, हम आपको कोई फी और फाइन नहीं लेंगे। तो ये ये तो एक बहुत बहुत बड़ा बहुत रिलीफ अच्छी है, खबर है। बहुत बड़ी क्यों? रिलीफ है। क्योंकि जो कुछ मेरे जैसे लोग जो कभी गलती से फाउंडेशन बना लिए हैं और काम नहीं हो रहा है, मेरे दिमाग में तो रहती दूसरे तरह की खुराफात कि विल गो फॉर दैट, कुछ गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, या होता भी है तो खैर दैट्स अनदर थिंग। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मतलब कोविड रिलीफ सही मायनों में है ये। अब जी मैं जी। जीएसटी पे आऊंगा, उससे एक पहले एक दो। मिनट, इससे मैं हम लोग इनकम टैक्स में, एक मेरा जो बिजनेसमैन से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे, तो वहाँ एक दो चीज छूट गया था, जो कि चूंकि आपने कंपनी का क्वेश्चन पूछ दिया, हाँ हाँ। वहां पे मैं एक एक चीज मैं बहुत बताना चाहूंगा कि जो बिजनेसमैन के केस में एक बहुत बड़ी छूट गवर्नमेंट ने दी कि टीडीएस रेट जो है वो 25% कोविड के चलते कम कर दिया। इससे आपका इन हैंड कैश जो है, कैश आना जो है वो बढ़ गया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए मैं एक सीए हूं, ठीक है, मैं 1 लाख रुपए का किसी को इनवॉइस देता था, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने किसी को 1 लाख रुपए का इनवॉइस दिया, तो 10% उस पर टीडीएस डिडक्ट हो जाता था, मेरे पास 90,000 ही आता था, ठीक है। तो 10% जो डिडक्ट हो जाता था, और गवर्नमेंट मुझसे कहती थी कि आप 1 साल के बाद जब आईटीआर फाइल करना तब रिफंड वगैरह क्लेम करना, जो भी टैक्स का बनता है। गवर्नमेंट ने सैलरीड को छोड़ के, सैलरीड के लिए तो अलग छूट दे दी, उसके अलावा जितनी भी चीजें थी उसमें टीडीएस रेट फ्लैट 25% कम कर दिया, अप टू 31 मार्च 2021, अगले साल तक के लिए। तो आपका जो मान लीजिए कि 10 लाख पे 1 लाख टीडीएस कटना था, अब 75,000 ही टीडीएस कटेगा, तो 25,000 रुपया आपके हाथ में ज्यादा आ रहे हैं। 9 लाख मिलना था 10 लाख में से, अब आपको 9,25,000 रुपया मिल रहा है। गवर्नमेंट ने अपने तरफ से ये सारी कोशिशें की है कि आपके हाथ में पैसा ज्यादा से ज्यादा है, ताकि आप उसका ऐसे टाइम पे यूज कर सकें। मतलब कि वो फॉर द टाइम बीइंग रिलीफ है कि बिल्कुल बिल्कुल। कोविड पीरियड है, तो कोविड टीडीएस के आपका चलते 25% कम कट रहा है। कम अच्छा, कट रहा वो है एक जी। बहुत जो भुक्तभोगी लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ है। हमने हाउस लोन ले लिया, हम्म। हमने गाड़ी ली हुई है, उस पर सरकार का क्या है अप्रोच? कोविड पीरियड में हमने 6 महीने से ईएमआई नहीं भरे हैं, नहीं हम्म। भरे हैं तो शायद कंफ्यूजन भी है कि हमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, या 6 महीने के बाद क्या क्लियरिटी क्या है? हाँ सरकार देखिए ने देखिए, रिबीट क्या दिया? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लोन जो है, लोन एक हर इंसान के, आप कहेंगे कि 80% जो लोग अच्छे जॉब में हैं या बिजनेस हम्म, कर रहे हैं, सब लोन हम्म, सारे लोग लिए रहते हैं, ठीक है। हम्म, बट इस कोविड टाइम में क्या हुआ, चूंकि इनकम लोगों का जैसे डिस्टेबलाइज हुआ, तो इसके हम्म, चलते क्या हुआ कि काफी लोगों को अपनी ईएमआई भरने में परेशानी हुई। नॉर्मली अगर आप अपना नॉर्मल केस में ईएमआई नहीं भरते हैं, हम्म, तो क्या क्या होता है। पहला चीज होता है कि आपका जो 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 प्रोफाइल है वो हम्म, सिबिल में रिपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ठीक है। सिबिल हो सकता है किन्हीं को नहीं पता हो, तो सिबिल हम्म, के बारे में बता दूं कि सिबिल जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि जब भी कोई पर्सन लोन लेता है तो वो आपके पैन से जुड़ा हुआ होता है, और जितने भी लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, वेदर हम्म, इट इज बैंक्स और एनबीएफसी, वो सब सिबिल के मेंबर होते हैं। जैसे ही मैंने किसी से लोन लिया, वो सिबिल में आपका डेटा चला जाता है कि इन्होंने लोन लिया। अगर मैंने फ्यूचर में कभी भी एक इंस्टॉलमेंट भी अगर जो है इरेगुलराइज किया, तो हम्म, वो बैंक या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिबिल वालों को रिपोर्ट कर देती है कि ये इन्होंने डिफॉल्ट किया है।
तो इस डिफॉल्ट के चलते क्या होता है कि हमारा सिविल स्कोर खराब होता है। सारे बैंक तो कल हम अगर कोई दूसरा लोन भी लेने जाएंगे तो दिख जाएगा कि इन्होंने इस पुराने वाले लोन में 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का डिफॉल्ट किया था या 6 महीने डिफॉल्ट किया था। सबसे पहले गवर्नमेंट ने मोरेटोरियम स्कीम में कहा कि ठीक है, ये जो 6 महीने का, 3 महीने का पहले था, फिर बाद में 6 महीने का था, तो 6 महीने तक अगर आप इंटरेस्ट नहीं भी दे पा रहे हैं, लोन का ईएमआई नहीं भी दे पा रहे हैं, तब भी आपका सिविल खराब नहीं होगा, पहला। दूसरा चीज गवर्नमेंट ने कहा कि जितने बैंक्स हैं उन सबको ये इंस्ट्रक्शन दिया कि ये 6 महीने तक ये अगर आपको ईएमआई नहीं भी देते हैं तो आप इनको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। वो ये माफ करना नहीं था, बट डिफरमेंट था। ये डिफरमेंट भी एक बहुत बड़ा रिलीफ था, यानी जो हाँ, आपको आज विदाउट एनी इंटरेस्ट। हाँ, मतलब अभी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया। गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ, आप जो एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया। नॉर्मली तो आपके हर आदमी के लोन पे इंटरेस्ट में अगर मान लीजिए मेरा 10,000 का ईएमआई है तो उसमें इंटरेस्ट पोर्शन होगा और प्रिंसिपल पोर्शन होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने वो जो ईएमआई था, ईएमआई के विषय में जो इंटरेस्ट पोर्शन है उस पर सरकार ने कहा कि आपको एडिशनल इंटरेस्ट अभी नहीं लेंगे, और ये उतनी पीरियड तक 6 महीने का गवर्नमेंट ने छूट दे दिया कि आप ईएमआई को डिफर कर सकते हैं। तो काफी लोगों ने इस ईएमआई के एक्सटेंशन का बेनिफिट उठाया। अब एक सवाल उठा उस तो, अब आपको अगर मान लीजिए मेरा मान लीजिए 3 साल का था और मान लीजिए वो मेरा 31 दिसंबर 2020 को खत्म होना था, ठीक है। वो 6 महीने का अगर मान लीजिए अभी नहीं दिया तो फिर वो 30 जून 2021 तक चलेगा। लेकिन अभी तो मुझे रिलीफ मिल गया, क्यों? क्योंकि मेरी इनकम कम थी या मेरा इनकम रुकी हुई थी। जी, एक अपने कुछ पूछना खुद से चाहिए। रिलेटेड बात कर लेते हैं। मेरे पास एक गाड़ी है हम्म और वो 7 साल का था उसका ईएमआई, और हम्म, मैंने 6 साल दिए। आखिरी साल में ठीक है। कोविड आ गया। हम्म, कोविड आ गया और मैंने मार्च से लेके इस नवंबर तक नहीं दिए। एक सवाल हो ठीक गया। है। तो क्या वो सिर्फ डेट एक्सटेंड होगा या हमें कुछ और लगेगा? नहीं मतलब देखिए, एज इट इज ये जो मार्च से नवंबर तक का वो जो पीरियड है वो क्या हम्म, गवर्नमेंट भूल जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहला चीज है कि ये नवंबर तक नहीं है, ये अगस्त तक है, ठीक है। ये वाला जो पीरियड था वो सिर्फ हाँ हाँ। अगस्त तक था। अगस्त के बाद आप जो भी डिफॉल्ट कर रहे हैं तो उस हम्म, पे जो भी चीज इंटरेस्ट पेनल्टी लगना चाहिए था वो लगेगा। उस पीरियड में वो जो 6 महीने थे, तो उस 6 महीने का जो भी आपका ईएमआई था वो हम्म, डिफर हो गया। यानी हम्म, अभी आपका 31 दिसंबर को खत्म हो रहा था, तो हम्म, वो अगले 6 महीने यानी 31 जून तक, 30 जून तक चलेगा। हम्म, हाँ, हम्म, उस अगर आपने अगस्त के बाद किया है कुछ, तो फिर उस पे पेनल्टी भी लगेगी, उस पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी लगेगा, सब कुछ लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। बट ये वाला जो छूट है ये सिर्फ आपको अगस्त के पीरियड तक के लिए है, 6 महीने के लिए, मार्च से लेके अगस्त तक के लिए। यहाँ पे एक चीज और हुआ कि गवर्नमेंट ने जब आपको एक ये छोटी सी छूट दी, तो काफी सारे ऐसे भी लोग थे जो कि जिनका इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी और वो हम्म, चाहते तो इसको ऑप्ट कर सकते थे, हम्म, बट उन्होंने ऑप्ट नहीं किया और वो सही तरीके से वो लोन का इंटरेस्ट भरते रहे, ठीक है, हम्म, ईएमआई भरते रहे। तो हम लोगों के बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन उठता है कि हम्म, डिफॉल्टर को ही सरकार हमेशा फायदा देती है, जिसने ईमानदारी से किया हम्म, उसको कोई फायदा कोई नहीं। इसलिए गवर्नमेंट अभी इंटरेस्ट कैशबैक स्कीम लाई कि ठीक है, जिन्होंने ईमानदारी से दिया है उनको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, हर बैंक को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 5 नवंबर से पहले आप वो उनका क्रेडिट कार्ड हो, होम लोन हो, 2 करोड़ से नीचे का कोई भी तरीके का लोन हो, पर्सनल लोन हो, अगर उन्होंने सही से देना कंटिन्यू रखा है तो इसका जो डिफरेंस है वो आप उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और वो फिर आप हमसे ले लीजिए। तो सारे बैंक्स, वेदर इट इज एनबीएफसी तक ने जो है वो, मुझे खुद अपने केस में कहीं पे 2,000, कहीं पे 3,000 ऐसे कर करके, मान लीजिए मेरे किसी लोन में मुझे 2,000 का कैशबैक मिला है, किसी में 3,000 का, ऐसे कर करके लोगों के बैंक अकाउंट में, लोन अकाउंट में वो कैशबैक्स आए।
तो दर्शकों को जो जुड़े हुए हैं उनको ये बता दें कि 2 करोड़ तक का अगर आपके पास लोन रहा था इस कोविड पीरियड में और आप ईएमआई जमा करते रहे थे तो आपको 20% वो जो 20% नहीं, नहीं नहीं, क्या 20% था नहीं, डिफरेंस एडिशनल बिटवीन, लोन मतलब नहीं नहीं, वो कोलैटरल। एडिशनल लोन वाला तो अलग कॉन्सेप्ट है। ये जो इंटरेस्ट की बात मैं कर रहा था, कैशबैक की बात, वो कैशबैक था कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी हाउ कुड क्रेडिटेड इन यू योर, मतलब इसको जनरलाइज कीजिए ना कि मतलब हमें नौ ब्याज पे हजार ब्याज रुपये लगता, ब्याज अगर आप डिफॉल्ट करते तो आपके ब्याज पे ब्याज लगता। नहीं डिफॉल्ट क्यों करते हैं हम अगर अगर आप मतलब पहली बात ये है कि सरकार ने छूट दी 6 महीने की हम्म, मार्च से अगस्त तक की। अब दूसरी बात ये आई कि सरकार ने छूट दी हम्म, और हम जमा कर रहे हैं, हम्म, ये है ना। तो जी, हमें क्या फायदा मिल रहा है, सीधी बात ये है। सिंपली ये है कि ये हम्म, वो फायदा है हम्म, जो, अगर वो आप ईएमआई नहीं भरते, हम्म, ठीक है, अगर अगर मान लीजिए ये मैं अगर मैं रख लेता इस पैसे को, अम, कुछ टाइम के लिए मैंने बचा लिया होता, हम्म, तो उस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का एक डिफरेंस सरकार अपने तरफ से दे रही है, जो चीज अदर लोगों को, जिन्होंने ये छूट उठाया है, उनको फायदा दिया है। तो इसलिए मतलब जिन्होंने छूट को उठाया है, उनके फायदे को वही सेम फायदा आपको भी मिले, इसके लिए गवर्नमेंट ने आपके लोन अकाउंट में अपने से पैसा डाल दिया। ये मतलब आपको सिर्फ अच्छे से पे करते रहने का इनाम मिला है। मैं सिर्फ सिंपल टर्म्स में यही कहूंगा, अच्छे से पे करते रहने का ये आपको इनाम मिला है। खैर एक यंग मैन है उन्होंने लिख दिया है इंडिया को टैक्सलेस बना देंगे मोदी जी तो मजा आ जाएगा। कहाँ से फिर बिल्डिंगें बनेंगी, सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, आपकी सिक्योरिटी होगी, डिफेंस में जो इधर 14 लाख लोग हैं, है ना, वो कोई बिल्कुल कोई फैक्ट्री तो नहीं चलाते। तो बिल्कुल आप टैक्स बिल्कुल देंगे उसी से देश चलेगा, उसी से आपकी तरक्की होगी। और यही एक ऐसी चीज है जितना ईमानदार टैक्स पेयर उतना मजबूत देश, इनके लिए कहा बिल्कुल खैर। बिल्कुल। तो अच्छा, अब ये बिजनेस चौपट, ये मंडियां बंद, धीरे धीरे अब जो अनफोल्ड हो रहा है, अनलॉक हो रहा है पूरा देश, बिजनेस शुरू हुआ है। इसमें जीएसटी तो बहुत बड़ा मुद्दा था, होटल ही बंद है पूरा, सड़कें बंद है, गाड़ियां बंद है, ट्रेन हवाई जहाज सब धीरे धीरे खुलते खुलते खुल रही है। जीएसटी को मतलब इसका कैलकुलेशन ही अपने आप में बहुत मुश्किल चीज लगता है मुझे। तो जीएसटी में किस तरह का रिबेट है देखिए जीएसटी और में, उसे आम, इसको आम आदमी से रिलेट करते हुए हम जाते हैं लेने के लिए साबुन तेल, उसमें भी जीएसटी लिखा रहता है ना। देखिए देखिए अगर मैं सही तरीके से कहूँ तो, अगर मैं आम आदमी से आप चर्चा करेंगे तो आम आदमी के केस में जीएसटी में कोविड से गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास रिलीफ नहीं मिला, ठीक है, यानी कि कोई टैक्स रेट नहीं कम हुआ था। आम आदमी को फायदा तभी होता कि जब हमारा कोई कोई चीज का टैक्स रेट 18% था, कोविड के चलते गवर्नमेंट ने 10% कर दिया होता। तो ये अगर कुछ हुआ होता तो फिर मैं कहता कि इससे आम आदमी को फायदा हुआ है। लेकिन जीएसटी के चलते गवर्नमेंट ने जो भी बेनिफिट्स दिए हैं वो बिजनेसमैन को दिए हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन से लेके बड़े बिजनेसमैन तक, हर तरीके के बिजनेसमैन को गवर्नमेंट ने छूट दिया है, ताकि उनका जो जीएसटी का फाइलिंग है, जीएसटी जो उनको भरना होता है, वो हम्म, वो सुचारू रूप से भरते रहें। क्योंकि जीएसटी जब आया तो सबसे बड़ा जो चैलेंज यही आया कि हाँ, ये अचानक एक नया लॉ आ गया है, पूरे इंडिया में एक साथ लाया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड, उसको जमा करने से रिलेटेड, एक्चुअली अगर आप चाहें तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा मेजर जो पॉइंट्स हैं। लेकिन ये जो भी है वो बिजनेसमैन के लिए है, इंडिविजुअल्स नहीं, मतलब आम आदमी के लिए नहीं। आप थोड़ा सा एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि हाउ, दास जी ने एक लिखा हुआ है, उन्होंने सवाल किया है, हाउ कंज्यूमर विल नो दैट बैंक हैज rightly calculated interest incentives cashback, bank is not giving details। देखिए एक्चुअली ऑब्वियसली ये बात सही है कि बैंक हमारे पास जब भी कुछ देती है तो जब वो सिर्फ हमारे पास एक अमाउंट आता है कि दिस मच अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। अब अगर आपको डाउट है तो आपको अपने बैंक से कंसल्ट करना चाहिए कि सर ये जो हमारा कैशबैक है, मेरे हिसाब से ये इतना कैलकुलेशन होना चाहिए था, आपने मुझे जो दे दिया है वो मुझे कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है।
तो ऑब्वियसली जब भी, या मेरे साथ, हर आदमी के साथ होता है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई एफडी करवाया हुआ है, मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, अगर इंटरेस्ट गलत लगा हुआ है तो हम बैंक को बोलते हैं कि देखिए हमें कम इंटरेस्ट मिला है या हमारा टीडीएस कम डिडक्ट हुआ है। तो उस हिसाब से आपको एक बार अपने बैंक से पूछना पड़ेगा अच्छा, अपने वो स्टेटमेंट। सवाल भी अभी करेंगे हम कि ये तो सरकार छूट दे रही है ना, बिल्कुल। ये पे, पीएफ पे, जीएसटी पे, या फिर बहुत तरीके से छूट दे रही है, जिससे कि आप जिंदा रह सके, ईएमआई पे इंटरेस्ट नहीं ले रही है। लेकिन हम जो पैसे फिक्स कर चुके हैं, चाहे वो कोरोना से पहले किया हो, उस पे भी क्या कुछ प्लस दे रही है, या उस पे भी काट रही है फिर, क्योंकि हर जगह तो छूट दे रही है। नहीं देखिए, अगर मान लीजिए एक जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन किया था, पहले एक पॉइंट को मैंने चर्चा किया था टीडीएस का, तो वहां पे तो गवर्नमेंट ने आपको छूट दिया ही है। आपने अगर 10 लाख रुपए एफडी में डिपॉजिट किया हुआ होता हाँ हाँ। तो वहां पे इंटरेस्ट आपको मिलता, तो इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता था। अब गवर्नमेंट ने कोविड के चलते 25% टीडीएस कम काट रही है, तो ये तो आपको छूट ही मिला है। फिक्स डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट करता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल कटता है। चलिए, रजनी कंठ जी हैं, रंजीत कंठ जी वेरी इंफॉर्मेटिव कह रहे हैं, और शुभ नारायण जी हैं, हमारे मित्र हैं, जी और जेएमएससी न्यूज से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। जी। दोनों महानुभाव के नमस्कार लिखा उन्होंने, सार्थक वार्ता। चलिए, सबको धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। जो जो जुड़े हुए हैं, है ना। जी और सबसे पहली और आखिरी बात जो बहुत ही जरूरी है लोगों को समझना, कि आम आदमी जो फैक्ट्री में काम करता है, सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा, उनको, उनके लिए सब कुछ ठीक है। जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जो 10 लाख रुपए की नौकरी में थे और कोविड में सीधा बैठ गए हैं, तो उनको ये सुविधा कि मार्च से लेके अगस्त तक आप नहीं दे सकते हैं, ये बहुत है। या ये उनको जब देना ही है तो ये बर्डन नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार ऐसा करती, कि सरकार के भी लिमिटेशंस हैं। मैं क्या पूछना चाहता हूँ कि ये सुविधा क्लियर नहीं है एक्चुअली, मतलब साफ नहीं है। हमने देखिए, 6 महीने, देखिए तो वो सर मुझे, कंफ्यूजन बहुत है। देखिए ऑब्वियसली मैं ये मानता हूँ कि कंफ्यूजन बहुत है, बट एट द सेम टाइम चूंकि मैं सीए फील्ड में हूँ, मैंने देखा है कि काफी लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ है। कोविड के चलते मैं आपको एक सिंपल एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास एक मेरे क्लाइंट का कोविड के टाइम में फोन आया, ठीक है, जब कोविड में से स्टार्ट ही हुआ था, मतलब 1 महीने हुए थे। उन्होंने कहा आशीष जी, क्या कहते हैं, हमारे पास लगभग 100 एम्प्लॉई हैं, मैं सोच रहा हूँ कि उनमें से अराउंड 40% को मैं निकाल हम्म, दूं, अराउंड 40% को मैं निकाल दूं, क्योंकि हम्म, मतलब अभी 2-3 महीने 4 महीने कोई काम करने का चांस, चलने का चांस नहीं है, ये वो। हम्म, मैंने पूछा सर कि ये बात आप मुझे सिर्फ बता रहे हैं या आप मुझसे सजेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं, उन्होंने कहा नहीं सर, आप सजेशन ले रहे हैं, आप बताइए, मैं आपको, लेकिन हाँ बता दे रहा हूँ कि इस स्थिति में नहीं है कि हम उसको पे करें। तो मैंने उनसे पूछा सर आपके जो 100 एम्प्लॉई हैं उनका टोटल मिला के आपके पास सैलरी क्या होता है? उन्होंने कहा कि 30 लाख के करीब पर मंथ होता है। मैंने उन्हें कहा कि सर आप अपने 40% एम्प्लॉय को निकालिएगा, उससे अच्छा क्या कीजिए कि आप फ्लैट सबका सैलरी 40% कम कर दीजिए। अगर आप 40 एम्प्लॉय को निकालिएगा तो 30 लाख पे, यानी 18 लाख रुपए का आपका सैलरी बनेगा, 12 लाख का आपको बचत हो जाएगा। लेकिन मैंने उनको राय दी कि ठीक है आप रखिए सबको, सबका सैलरी 40% कम कर दीजिए, कम से कम उसके पास 60%, जीरो, जो 40% है वो एकदम सैलरी लेस, मतलब बेरोजगार हो जाएंगे। उससे अच्छा तो है कि कम से कम उनको 60% सैलरी मिलती रहेगी, बाकी भी 60% में काम चला लेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि अब अगर जिसकी सैलरी 30,000 से घट के 18,000 हो गई, हम्म, तो उसको 10,000 रुपए का तो ईएमआई जाता था, हम्म, ठीक है, नॉर्मली केस में। अब अगर ये ईएमआई का 6 मंथ का एक्सटेंशन नहीं मिला होता, हाँ, तो फिर आप ये सोचिए वो आदमी कैसे सरवाइव करता, क्योंकि उसकी बेसिक नेसेसिटीज भी थी, रेंट था, खाना था, जो भी चीज है। तो ये इस, और बैंक वाले अगर ये एक्सटेंशन नहीं मिला होता तो 1 महीने के बाद बैंक वाले पीछे पड़ जाते। लेकिन गवर्नमेंट ने जब यहाँ पे 6 महीने की छूट दी तो उनके पास कोई भी बैंक वाला नहीं आया। दूसरी तो बात ये भी नीरज जी, कि ये तो आपने सजेस्ट किया कि
40% अब सैलरी कम कर दो, rather देन 40% स्टाफ को निकालो। हटा निकालो जी। हाँ, ऐसा बहुत जगह नहीं हुआ, ऐसे चाणक्य बहुत कम हैं जो इस तरीके का जजमेंट लेते। उसमें भी क्या हुआ, जो 40% स्टाफ की जो लिएबिलिटी थी वो रेस्ट ऑफ 60% पे भी गया, वो भी उनका गुस्सा रहा होगा। नहीं खैर, ठीक है सर, गया बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये है कि कोई बेरोजगार होने से तो बच गया सर। न खैर उधर अभी हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस ये जी है कि एफडी पर, अभी प्रदीप दास जी पूछ रहे हैं, एफडी पर टीडीएस कम काटा तो छूट कैसे हुआ? टैक्स तो देना ही होगा। सर, आपके पास कोविड के टाइम में आपके पास तो अच्छा, एडिशनल बेनिफिट हुआ ना। उनको समझा अगर दीजिए कि टाइम हाँ पीरियड में बेनिफिट है हाँ वो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा देखिए गवर्नमेंट ने ये जो टीडीएस को डिफर किया है या टीडीएस का 25% कम काट रही है, इससे आपका जो इन हैंड कैश है मतलब वो बढ़ रहा है। मान लीजिए कि आप अगर एक एग्जांपल मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का आपका एफडी था, और ठीक है हाइपोथेटिकल मैं मानता हूँ कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नहीं है 5% है, मैं मानता हूँ कि 10% है, तो आपको 1 लाख रुपए का टीडीएस में 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलता। अगर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलता तो उस पे अगर 10% आपको टीडीएस कटना चाहिए था, हाँ, तो यानी कि आपका 90,000 ही आपके हाथ में आना चाहिए था। बट गवर्नमेंट उस पे आपको सिर्फ 7.5% अगर काट रही है, यानी 92,500 आपके पास आ रहा है। अगर आपने उस दिन आपको अपने एफडी को विड्रॉ कर लिया तो आपके पास तो 2,500 रुपये एक्स्ट्रा आया ना। गवर्नमेंट ने टीडीएस का रेट जब कम किया तो आपके पास कोई टेम्पोररी लिक्विडिटी बढ़ गई। ठीक है, बाद में टैक्स जब आप रिटर्न दिसंबर के बाद फाइल करेंगे, जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो वो अलग चीज है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहीं नहीं कहा कि हमने आपका टैक्स रेट कम किया है, गवर्नमेंट ने कहा कि हमने टीडीएस कम किया जिससे आपके हाथ में लिक्विडिटी बढ़ी। हजारों करोड़ का भी गेम है वो, ऐसा नहीं है कि 200-400 करोड़ बिल्कुल में है वो, हजारों करोड़ में बिल्कुल गया हुआ है। बिल्कुल और बिल्कुल एक पर्सनल अनुभव की बात मैं शेयर कर लूं, वो श्वेता दास जी ने भी वही चीजें लिखा है कि ये जो लोन, हाँ, मोरेटोरियम है, वो अपने आप में जबरदस्त हेल्प रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक क्योंकि जो मिडिल क्लास है ना, उसके पास गाड़ी भी रह गई, घर भी रह गया, और बिल्कुल वो रात की नींद भी रही उसकी। नहीं तो बिल्कुल सांसें उखड़ जाती हैं वो बिल्कुल ईएमआई के डेट आते ही। तो इस पीरियड में वो चीज सरकार ने दी, तो इसका जी क्रेडिट है, इसमें जी। कोई शक नहीं है। अब है कि और हम, हाँ कुछ कह रहे थे। जी जी, मैं एक एक ऐसा टॉपिक भी है मतलब हम्म, जो जब हम काफी अपने फायदे की बात करते हैं, तो हम्म, मैं एक दो अगर हमारे पास समय अलाउ करता है तो हाँ दो हाँ, दो तीन मिनट में, 3 मिनट, हाँ। हाँ तो 2-3 मिनट में मैं एक हम्म, बहुत टैक्स बचाने के लिए एक उपाय हम्म, बताना चाहूंगा जो कि जिससे इंडिया में मुझे लगता है कि 50% से ज्यादा टैक्स पेयर अनभिज्ञ है। हम्म, ठीक है, तो ये मैं बताना चाहूंगा कि देखिए मतलब अगर आपके पिताजी या हम्म, माताजी सीनियर सिटीजन है, हम्म, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी छूट दी हुई है कि आपके पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंडिचर पे हम्म, अगर 50,000 तक का खर्च आता है, हम्म, हम्म, और तो किसी भी मेडिकल एक्सपेंडिचर पे अगर आपको 50% 50,000 तक का छूट का जो खर्च आता है, वो उसका आप जैसे 80C में डिडक्शन लेते थे एलआईसी का प्रीमियम का, मेडिक्लेम के प्रीमियम का, तो इस हम्म। खर्च का भी आप छूट ले सकते हैं, बशर्ते उसके इनवॉइसेज आपने दवा खरीदते थे उसका मेडिकल बिल रखे हुए हों। तो पिताजी माँ को बीमार करना पड़ गया इसके लिए, जबकि नहीं फ्री हेल्थ की मतलब व्यवस्था कि होनी चाहिए। हाँ खैर। इसके चलते बहुत आपका 50,000 का छूट, यानी अगर आप 30% ब्रैकेट में हैं तो आपको 15,000 का टैक्स कम लग रहा है। सर दिस इज कंडीशनल, दिस इज जी वेरी मच कंडीशनल, कि अगर जी पिता माँ बीमार पड़ते हैं और पैसे खर्च होते हैं तो जी दिस सर। इज काइंड ऑफ बेनिफिट दैट यू कैन अवेल, दिस इज वेरी हम्म, मच कंडीशनल। जबकि हम्म, हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ की सरकारें बनती हैं फ्री हॉस्पिटलाइजेशन पे, बिजली पानी सरकार और शिक्षा और अस्पताल, ये चार जी जी चीजों की अगर लिबर्टी छूट मिल जाए भारत जैसे देश में, तो कोई भी सरकार कभी नहीं हटेगी, चाहे कितने भी राइट हो जाएं और बम बम फूटे। क्योंकि बिल्कुल। खैर, वी डोंट नीड टू बी पॉलिटिकल। बात इतनी जी सी जी है कि अभी आपको और 2 मिनट देता हूँ, टैक्स बचाने के दो तरीके ऐसे बताइए, जैसे कि एटीसी जैसे कुछ है तो हम बचा सकते हैं, टिप्स फॉर सेविंग टैक्स।
देखिए, जैसे कोई सैलरीड इंडिविजुअल है, सैलरीड इंडिविजुअल को तो जो एचआरए मिलता है तो रेंट का डिडक्शन होता है, ठीक है। बट कितने सारे ऐसे लोग भी हैं जिन जो जो कि छोटे जॉब करते हैं, बट उनको कोई सैलरी में कोई एचआरए बोल के नहीं मिलता है, ठीक है। तो या फिर आप इंडिविजुअल बिजनेसमैन हैं, हाँ, तो आपको एचआरए नहीं मिलता है, तो लेकिन यहाँ पे एक गवर्नमेंट के की तरफ से एक सेक्शन है, जैसे 80C है, वहाँ 80GG है। अगर आपको एचआरए नहीं मिलता है, आप सैलरीड हैं और एचआरए नहीं मिलता है, या आप इंडिविजुअल बिजनेसमैन हैं, तो आप साल में 60,000 तक का रेंट पेड का डिडक्शन ले सकते हैं। तो उस 60,000 के डिडक्शन पे आपको टैक्स छूट मिल जाती है, 30%, 20%, जिस ब्रैकेट में भी आप हैं, तो उतना टैक्स आपका बच जाता है। तो आपको लगता है कि ये जो कोविड का पीरियड रहा है, तो वो वर्ग जिन्हें कि फ्री राशन से वो आगे हैं, है ना, और उन्हें भी मतलब जीने के लिए सरकार ने फीड कर दिया है। देखिए, पूरा फीड नहीं किया है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत कुछ दे दिया, बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपने लिमिटेशंस में, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड इनकम है, सब कुछ लिमिटेड है, बट कुछ लिमिटेड रिसोर्स में गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि मिडिल क्लास को भी काफी कुछ छूट मिला है, जो कि मेरा अपना पर्सनल अनुभव। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन वो खैर मुद्दा अलग नहीं है, कोई किसी ऑडिटर से ये बात नहीं पूछनी चाहिए। स्कूलें बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और फीस तो जाहिर है। तो ठीक है, पीपुल आर मतलब ट्राइंग टू लिव डे एंड नाइट एंड डाइंग एवरी मोमेंट वाली बात है। कोविड में तो ऐसा ही हो गया है कि चलो जिंदगी तभी। स्कूल्स का सर अपना ये है कि हाँ, ठीक है, हमारा बिजली का खर्चा बच रहा है, बट हमें टीचर का तो देना पड़ रहा है। स्कूल्स वाले ठीक है, अपने वो उधर नहीं जाते, लेकिन इतना तय है कि अब कंक्लूड कर लें कि चाहे आपको घर का लोन देना रहा हो, चाहे गाड़ी का लोन देने रहे हो, चाहे सैलरीड अकाउंट में आपका ईपीएफ पे 25% की छूट मिली हो, चाहे आपके जो आप लोन देते रहे हो खुदा न खास्ते, तो उस पर भी आपको रिबेट मिलता रहा हो, उसका कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं है, आपको बैंक से पूछना पड़ेगा। तो सरकार ने कोशिश की है, आप इसको 1 2 3 4 5 करके जो छूट मिली है उसको समराइज कर दीजिए एक 1.5 मिनट में। जैसे कि कंपनी वालों को, सैलरी वाले को, जीएसटी पे, बैंक लोन पे, और जो आपके जो हाउसेज लोन है इस पे, जो ईपीएफ पे, इतनी सारी सुविधाएं मिली हैं। और 31 दिसंबर तक है ना जी, रिटर्न, आईटी रिटर्न का डेट। जी, इट जी, इज ह्यूज, इट इज ह्यूज। आप कुछ बोलना चाहें तो बोल लें, कुछ मैसेज भी देना चाहें लोगों को तो दे दें। नहीं, अगर मान लीजिए आप समराइज करने बोलेंगे हाँ, तो प्लीज। हाँ, 1 मिनट में मैं समराइज कर सकता हूँ। देखिए, इनकम हाँ, टैक्स में मैंने जैसे कहा है कि 80C का डिडक्शन आप 31 जुलाई तक ले सकते हैं। आईटीआर का डेट आपका 31 दिसंबर तक एक्सटेंड हो गया। ईपीएफ आपने 12% से 10% हुआ हुआ है। 31 टैक्स दिसंबर ऑडिट, तक है। हाँ, 31 दिसंबर तक। हम्म, जो टैक्स ऑडिट का डेट है वो 31 दिसंबर तक बढ़ गया है। आपका आईटीआर का डेट बढ़ गया है। आपका अगर टीडीएस रेट में जो है वो 25% का डिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने। फिर आपका कंपनीज एक्ट में आपको एजीएम जो है 30 सितंबर के बदले 31 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हैं। जीएसटी में गवर्नमेंट ने छूट दिया आपको कि अगर आप लेट, जो 5 करोड़ से ऊपर के व्यवसायी हैं अगर, तो अगर आप लेट भी पे करते हैं, 5 करोड़ से नीचे के अगर आप व्यवसायी हैं, तो आपको लगभग 6 महीने तक कोई ब्याज नहीं देना पड़ा सितंबर तक, अगर आप लेट भी जीएसटी फाइल कर रहे थे तो। अगर आप उससे ऊपर के केस में थे तो 18% देना पड़ता था, आप 9% ही ब्याज आपको देना पड़ता 6 महीने तक। तो ऐसे करके जीएसटी में भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जगह लेट फाइन जो जो कि वो हजारों में जाता था, जीएसटी के पीरियड में गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लेट फाइन 500 कर दिया था। पुराने पीरियड का भी रिटर्न आप भरते हैं तो इस तरीके से काफी रिलैक्सेशन दे। चलिए, नहीं है। थैंक यू नीरज जी। बहुत वैल्यूएबल बात करी हम लोगों ने, लोगों तक उम्मीद है पहुंची होगी। और कम जी, से कम इतनी सुविधा सरकार ने दी कि किसी बैंक की चिट्ठी, बैंक का फोन, किसी इनकम टैक्स लेटर, ये सब कोविड पीरियड में नहीं आया, इसलिए उनको भी धन्यवाद। उन्होंने जीने बिल्कुल, दिया पेंडेमिक में भी, और सुविधा दी, बिल्कुल। उनको धन्यवाद। जो लोग हमसे जुड़े, धन्यवाद। आगे भी मिलते रहेंगे, अगर वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जी, कर्मकांड महासभा से जुड़े जितने भी लोग थे, उनके साथ सभी को
हमारा बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत हम धन्यवाद। ये सबसे आग्रह है कि इनके चैनल जय हिंद नहीं मिथिलानिट्स को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हम लोग का मिलते कभी रहेंगे कोई कुछ, और जी जी, इस तरह किसी की का कोई बातें करते क्वेश्चन हो रहेंगे। तो आप हम मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब हाँ दूंगा। हाँ, कोई भी, हाँ ये भी बात जाते जाते कर दें कि अगर कोई भी सवाल हो, कुछ और क्यूरीज हो, तो आप सीधे सी आशीष जी से उनके फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। और बहुत ही आनंद की बात होगी, वो जवाब देंगे, बहुत ही डाउन टू जरूर अर्थ हैं, जुड़े हुए हैं। और जो जरूर। सरस्वती है, बुद्धिमत्ता जो है, उसका इस्तेमाल ये थोड़ी सी समाज सेवा के लिए भी कर लेते हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नीरज।